हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 11th क्लास के चैप्टर 2 स्वतंत्रता को लेकर। तो चलिए आज स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या विचार रहे हैं, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं और हमारा स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है। तो ये स्वतंत्रता आखिर क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहे हैं। स्वतंत्रता में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया है और उसके लिए हम ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि नेल्सन मंडेला रहे हैं, गांधी जी रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। तो इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह एक बहुत ही तानाशाह भी बन सकता है। तो इसलिए कुछ सीमाएं लगाना अनिवार्य माना गया है स्वतंत्रता के लिए भी, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक तथा सामाजिक जो संरचनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इस अध्याय में हम कुछ इसी प्रकार की चर्चाओं पर नज़र डालेंगे कि व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व क्या है, व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर क्या रहा है। हम ये समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का वास्तविक अर्थ क्या है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का आदर्श क्या रहा है। तो आदर्श में हम बात करेंगे, हम दो एग्जाम्पल्स लेंगे, एक नेल्सन मंडेला का और एक ऑंग सान सू की का। जो नेल्सन मंडेला है उनकी बात करें तो उनकी जो बुक रही है वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ये उनकी एक आत्मकथा का शीर्षक है। अपनी इस बुक में जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने 3 बातों पर चर्चा की है। तो जो पहली बात है वो रही है जो दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। जो दूसरा पॉइंट है वो है गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध के बारे में उन्होंने इसमें चर्चा की है। तीसरा पॉइंट उनका रहा कि दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, काले लोग थे, उन्होंने गोरे लोगों द्वारा अपमान और जो कठिनाइयाँ, पुलिस अत्याचार जो सहा, उसके बारे में अपनी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में चर्चा की है। इनकी खास बात रही है नेल्सन मंडेला की कि उनका संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, उनके लिए भी था। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के 28 वर्ष जेल में निकाले। नेल्सन मंडेला ने 28 वर्ष जेल में बिताए अपने, और जो भी उनका यौवन काल रहा है वो उनका जेल में ही बीता है। उन्होंने अपने कुछ भी मनपसंद के कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, बल्कि उन्होंने लोगों के लिए संघर्ष किया स्वतंत्रता को लेकर। जो ऑंग सान सू की है अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती है। मतलब जैसे उनकी आज़ादी को सीमित कर दिया गया, कैसे और लोगों की भी आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। तो इसको लेकर जो ऑंग सान सू की है वो संघर्ष करती है अपनी स्वतंत्रता को लेकर। ऑंग सान सू की किताब रही है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। तो वह कहती है इस किताब में, उनका मानना है कि उनके लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। वो इस किताब में अपने इस विचार को व्यक्त करती है।
सूकी का मानना है कि हमें न तो दूसरे लोगों के विचारों से और न ही सत्ता के व्यवहार से भयभीत होना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने अथवा मन के भय से नहीं डरना चाहिए। हमें भय से निकलकर अपने जो स्वतंत्रता है उसको प्राप्त करना चाहिए। हमें अपने भय पर मुक्ति पानी चाहिए। ऑंग सान सू का मानना है कि जो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम भय पर विजय पाएं। तो हमें भय पर विजय पाकर ही स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, ताकि कोई भी हमारी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ ना कर सके। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा की कि स्वतंत्रता क्या है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपका 1 या 2 नंबर में, तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता क्या है, तो व्यक्ति का बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। मतलब किसी भी बाहरी जो रोक है, दुविधाएं हैं, उससे मुक्त होना व्यक्ति का, वही स्वतंत्रता है। तो इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर हुए बिना अपना निर्णय ले सकता है और स्वायत्त तरीके यानी स्वतंत्र तरीके से व्यवहार कर सकता है, तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र माना जा सकता है। स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का जो खोलकर विस्तार करना है, उसके भीतर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता तथा क्षमताओं का विकास कर सकें। जो व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने आप को स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ा सकता है, वही स्वतंत्रता होती है एक व्यक्ति के लिए। तो बाहरी प्रतिबंधों का ना होना और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सके। स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज उसे कहा जाएगा जो अपने सदस्यों को कम से कम सामाजिक जो भी अवरोध हैं, यानी कि जो भी रुकावटें हैं, के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाने में सक्षम हो। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिबंधों की। तो हमें ये भी सोचना होगा कि सामाजिक जो प्रतिबंध होते हैं, तो लगाए तो जाते हैं समाज में प्रतिबंध, पर वो कौन से प्रतिबंध है जो हमारे लिए अच्छे होते हैं और जो है जो हमारी स्वतंत्रता पर उसको कम करते हैं, संकुचित कर देते हैं। तो ये देखना भी आवश्यक होगा कि समाज में मौजूदा किस प्रकार का लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। तो जौन सा नहीं देता है उसे हमें हटाने की आवश्यकता है। हमें ये तय करने की आवश्यकता है कि कौन सा लक्षण वंचित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता होने का मतलब उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक लगाता है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में सक्षम हो सकें। तो स्वतंत्रता व्यक्ति की जो रचनाशीलता है, जो उसकी भी क्रिएटिविटी है, संवेदनशीलता है, क्षमताएं हैं, उनकी भरपूर विकास को बढ़ावा देती हैं। स्वतंत्रता को हम बहुमूल्य मानते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि इससे हमें निर्णय और चयन करने की जो क्षमता है वो मिल पाती है। स्वतंत्रता की वजह से ही जो व्यक्ति है अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाने में सक्षम हो पाता है।
तो स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें स्वतंत्रता को विस्तार से पढ़ना आवश्यक है ताकि हम अपने जीवन में इसको लागू कर पाएँ स्वतंत्रता को, और यदि हमारी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो हम वहाँ पर अपने अधिकार को की मांग कर पाएँ। अब प्रतिबंधों के स्रोत क्या रहे? तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण इन दोनों के द्वारा लगाया जा सकता है। तो प्रभुत्व जो है यानी कि ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाया जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार के प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पर लगाया और या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था ने लगाए। तो परंतु जो सरकार है वो लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासक पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, जैसे कि भारत में है। लोकतांत्रिक है सरकार पर लोगों का कुछ नियंत्रण हो सकता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक आवश्यक माध्यम माना गया है। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता की वजह से भी हो सकती है। अब सामाजिक असमानता में हम 2 एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था में जो सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा मानी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्थिक असमानता, यानी कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता की वजह से भी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो प्रतिबंधों के स्रोत माने गए हैं। तो अब हम बात करते हैं हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो यह सच है कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ही ना हो, क्योंकि हमें कुछ प्रतिबंधों की तो आवश्यकता है, नहीं तो समाज अव्यवस्था की खाई में पहुंच जाएगा। और समाज को अव्यवस्था की खाई से बचाने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो लोगों की क्या स्थिति हो सकती है, ये भी एक चिंतन का विषय है। तो सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या होगा? लोग क्रोध में रहेंगे, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा होगा, ज़मीन या मकान के लिए लड़ाई होगी, किसी विशेष फिल्म को दिखाए जाने पर मतभेद जैसे अनेक मुद्दे, संघर्ष, हिंसा और कई बार तो जनहानि तक पहुंच जाती है। तो इसलिए प्रत्येक समाज को हिंसा पर काबू पाने और विवाद के निपटारे के लिए किसी न किसी प्रकार का तरीका अपनाना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ समाज में प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और एक दूसरे पर अपने विचार थोपने की कोशिश न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और कम से कम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए मजबूर किया जाता है, यानी कि किसी के विचारों के साथ सहमत होना पड़ता है मजबूरन, बिना अपनी सहमति के। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानून के संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं हानि सिद्धांत की। तो हानि सिद्धांत में जो है जॉन स्टुअर्ट मिल और इनकी किताब है ऑन लिबर्टी। तो इन्होंने हानि सिद्धांत के ऊपर लिखा है। तो जो प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की क्षमता और उसके परिणामों से जुड़े मसलों को देखना, तो इसके बारे में जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में प्रभावपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, जिसे राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में से हानि सिद्धांत कहा गया है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है स्वसंबंध और परसंबंध कार्यों में विभेद करते हैं, डिफरेंस करते हैं उन दोनों में। तो जो स्वसंबंध कार्य हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा, तो वो स्वसंबंध कार्य हो गए हैं। ठीक है। और जो परसंबंध कार्य हैं वो
कार्य वे हैं जो दूसरी गतिविधियों से कोई और किसी और का कार्य है और वो कोई और की गतिविधि है और उसकी वजह से किसी को हानि हो जाए तो वो पर संबंध कार्य होते हैं। तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन हानियों से बचाया जाए। अगर हम इसे स्वतंत्रता से रिलेट करें कि स्वतंत्रता से संबंधित मसलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को हानि पहुंचाता हो। किसी अन्य को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, बाकी तुम अपना काम कर सकते हो। स्वतंत्रता जो है वो मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही विशेष स्थिति में लगाया जा सकता है, यानी कि जब क्षति गंभीर हो, किसी को अगर नुकसान ज़्यादा हो तभी उसकी स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाई जा सकती है, वरना उसकी स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अब जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक फ्लैट है, फ्लैट में 5-6 मंजिला फ्लैट है और इसमें अलग अलग फैमिलीज़ रहती हैं और फैमिलीज़ में एक फैमिली जो है ऊंची आवाज़ में डैक बजाता है और बाकियों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बाकी सब जो है उसका विरोध करेंगे, तो उसका विरोध करेंगे क्योंकि लोगों को उससे क्षति हो रही है, नुकसान हो रहा है उनका, तो इसकी वजह से वो उसका विरोध कर सकते हैं और उस पर रोक लगाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता की। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है एक। तो सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता जो है इसको 2 आयामों में हमने जानने की कोशिश की है इस चैप्टर में। एक है बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और दूसरा है स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। तो जो है राजनीतिक सिद्धांत के जो रूप में जो है इसे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में हम समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की, तो नकारात्मक स्वतंत्रता का कार्य है उस क्षेत्र को पहचानने या बचाने का प्रयास करना है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके तथा कर सके। अपना जो भी वो काम करना चाहता है, जो भी वो बनना चाहता है, तो वो कर सके अपना काम, ठीक है। तो किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो हमें इसमें जो मानने की आवश्यकता है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा में व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कही जाती है जिसका उल्लंघन ना हो सके, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने में से स्वतंत्र है और क्या करने से स्वतंत्र है, वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, वो सब स्वतंत्र है अपने बारे में सोचने के लिए। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है जो हमने अभी समझा। तो अब हम बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की। हमने अभी नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बात की है, तो अब हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो का तर्क है कि कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से संबंधित है। सकारात्मक स्वतंत्रता, कुछ करने की स्वतंत्रता। ये तर्क इस प्रश्न में के उत्तर में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। तो इसका आंसर हो सकता है, अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखें, मुझ पर शासन कौन कर सकता है, तो मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, ठीक है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा रही है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस परंपरा का व्यवहार व्यक्ति एवं समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। तो
अगर हम सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में और डिटेल में जानें तो मतलब ये है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, बेरोज़गार हो, चाहे वो रोज़गार हो, तो वो जो है हर व्यक्ति के अंदर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर होना चाहिए, डिसीज़न मेकिंग होनी चाहिए लोगों के अंदर। तो सर्वप्रथम तो अपनी बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा ज़रूरी है लोगों के लिए, और बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक रहे हैं, व्यक्ति सिर्फ समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, उनका ये मानना है, समाज से अलग नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो व्यक्ति के विकास में विरोध पैदा ना कर सके। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं साथ साथ चलती हैं तथा एक दूसरे का समर्थन करती हैं, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि जो निरंकुश शासक है, किसी देश में, राज्य में निरंकुश शासक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों की मदद से जो है अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मतलब जो है एक निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के जरिए बन सकता है किसी राज्य में, तो इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता थोड़ी खतरनाक भी मानी गई है नकारात्मक स्वतंत्रता के मुकाबले। तो नकारात्मक स्वतंत्रता तो हमने देखी है भारी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता जैसा कि हमने जाना, सिर्फ बाहरी जो है कोई हस्तक्षेप ना कर पाए व्यक्ति के जीवन में, तो इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता है। परंतु जो सकारात्मक स्वतंत्रता में विचार दिए गए हैं उससे क्या है, एक शासक निरंकुश बन सकता है, वो खतरनाक हो सकती है। हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अहस्तक्षेप के कम से कम क्षेत्र से संबंधित होता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जे.एस. मिल के जोरदार तर्क रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान में भी इसको रखा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ताकि किसी व्यक्ति से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न छीना जाए। हम एक उदाहरण ही ले, तो अगर किसी, मान लीजिए कोई पुस्तक आई है तो उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखना चाहिए हमें। तो जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाती है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है, और जिन लोगों द्वारा इसको सीमित करने की कोशिश की जाती है उनसे बचने के लिए समाज को किसी असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी लोगों के लिए एक समान है। तो यही है बस, और जे.एस. मिल के इसमें ज़ोरदार विचार रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। तो हम इसका कंक्लूड करते हैं। तो हमने इस पूरे चैप्टर में शुरुआत से कहते हुए किया कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अब हमने ये जान चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य एवं क्षमताओं में छुपी होती है। यानी हमने विकल्प चुना और कार्य और उसके परिणामों की जिम्मेदारी को भी स्वीकार किया, और उसमें हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो विकल्प हमने चुना है। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर जो विचारक रहे हैं वो, उनका मानना है कि जैसे कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, और सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने और अपने कार्यों की जो जिम्मेदारियां हैं अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण के से होता है, उतनी ही आवश्यकता इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हमने इस चैप्टर में पूरी स्वतंत्रता के बारे में बात की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।